हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक और इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जिसे बोला जाता है स्ट्रांगली टाइप्ड बिहेवियर। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप जावा लैंग्वेज के बारे में बात करोगे तो यहां पर एक वर्ड जरूर आएगा, एक स्टेटमेंट जरूर आएगा, और वो स्टेटमेंट क्या है कि जावा इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां पर जो वर्ड है टाइप्ड, ये वर्ड कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है आपके वर्ड जिसे बोला जाता है डेटा टाइप। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना। नॉर्मली अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा या पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या करते हो, आपकी किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप एक प्रोग्राम डेवलप करते हो। तो मान लीजिए कि आपने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करके कोई प्रोग्राम बनाया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम है। डन। और आपने क्या करा, ये प्रोग्राम को डिजाइन किया, बात खत्म। अब किसी भी प्रोग्राम की बात करो, प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होता है? प्रोग्राम का बिहेवियर बहुत सिंपल सा होता है कि आप उस प्रोग्राम को एक डेटा प्रोवाइड करोगे। जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम आपका क्या का प्रोग्राम है भैया, 2 नंबर को ऐड करने का, तो आप यहां पर 2 डेटा प्रोवाइड करोगे, पहला डेटा 10, दूसरा डेटा 20। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर क्या होगा, इसके बाद में जब ये प्रोग्राम वर्क करेगा, अपनी पूरी प्रोसेस फॉलो करेगा, तो उसके आउटपुट में वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक डेटा। और वो डेटा कौन है आपका, मान लीजिए 30। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना प्लीज। यहां पर 30 की बात करें तो ये एक डेटा है, बिल्कुल है। अगर 10 और 20 की बात करें तो ये भी एक डेटा है, बिल्कुल है। मगर 30 की बात की जाए तो 30 कहलाएगा आपका आउटपुट डेटा, और जो 10 और 20 है वो क्या कहलाएगा, आपका इनपुट डेटा। डन। अब पॉइंट को ध्यान से समझना। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम करते क्या है, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, और हर प्रोग्राम का काम क्या होता है, हर प्रोग्राम का काम होता है कोई डेटा लो, उस डेटा को मैनिपुलेट करो, थोड़ा चेंज करो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और जनरेट कर दो एक आउटपुट डेटा। डन। ये हर प्रोग्राम करता है। अब यहां पर अगर डेटा की बात की जाए तो डेटा की जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस की बात करूं तो इन लैंग्वेजेस में आपके जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, जस्ट लाइक प्रिमिटिव्स की अगर बात की जाए तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, या फिर नॉन प्रिमिटिव्स की बात की जाए तो जस्ट लाइक मान लीजिए अरे, स्ट्रिंग या स्ट्रक्चर, जितने भी नॉन प्रिमिटिव या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सी सी प्लस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल ही, उन सभी की अगर बात की जाए तो उनका जो बिहेवियर है वो लूज बिहेवियर है। अब लूज बिहेवियर का मतलब यहां पर यह है कि अगर सी सी प्लस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोई डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हो तो आपका डेटा एग्जैक्टली उसी पैटर्न में हो जिस पैटर्न में आपने स्टोर कराया, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नॉर्मली अगर आप सी और सी प्लस पर में कोई स्टेटमेंट लिखोगे तो वहां पर कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनके वजह से आपका जो डेटा है उसका लॉस हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल है एग्जांपल पे लेके आता हूं। जैसे मान लीजिए, मान लो कि आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, इंटीजर एक्स। डन। अब एक्स की बात करो, एक्स कैसा वेरिएबल है आपका, इंटीजर। क्या होगा, यहां पर आपके पास में 4 बाइट की मेमोरी बन जाएगी और इस मेमोरी का नाम हुआ एक्स। अब यहां पर अगर एक्स की बात की जाए तो एक्स को आपने एक वैल्यू असाइन कर दी 10, तो यहां पर क्या स्टोर जाएगा, 10 स्टोर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो कि आपने यहां पर जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल को असाइन कर दिया मान लीजिए 29.83। अब 29.83 की बात की जाए तो ये कैसी वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, रियल वैल्यू है, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। और जो x है वो कैसा वेरिएबल है आपका, इंटीजर वेरिएबल है। अब पॉइंट को ध्यान समझना, इस पर्टिकुलर केस में अगर 29.83 को मैं अगर x वेरिएबल को असाइन करूंगा तो क्या 29.83 x को असाइन होगा, नहीं, क्योंकि x कैसा वेरिएबल है, इंटीजर, और 29.83 कैसी वैल्यू है, फ्लोट। इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप लॉजिकली सोचो तो यहां पर क्या मिलनी चाहिए आपको, इस पर्टिकुलर केस में आपको मिलनी चाहिए एरर। मगर सी कंपाइलर की बात की जाए तो सी कंपाइलर आपको यहां पर कोई एरर नहीं देगा, और क्या करेगा, यहां पर वो एक बिहेवियर शो करेगा जिसे बोला जाता है इंप्लिसिट कन्वर्जन। इंप्लिसिट कन्वर्जन।
अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन में ये वैल्यू कैसी है? फ्लोट। ये वेरिएबल कैसा है? इंटीजर। अब कंपाइलर क्या बोलेगा? कंपाइलर ये बोलेगा कि भाई साहब ये जो 29.83 है, इस 29.83 में से 29.83 पूरा तो एक्स में नहीं आएगा क्योंकि एक्स कैसा वेरिएबल है? इंटीजर। तो इस केस में एक काम करो, 29.83 में से जो 0.83 है उसको क्या कर दो? निगलेक्ट कर दो, और केवल 29 किसको असाइन कर दो? एक्स को। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 29। मतलब ये वाला स्टेटमेंट सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग परफेक्टली वैलिड है, आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। डन। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, ये जो बिहेवियर है कि 29.83 नहीं आ रहा था एक्स के अंदर तो 29 को ही असाइन कर दो, ये बिहेवियर सही है या गलत है? बिल्कुल गलत बिहेवियर है। आप खुद सोचो कि यहां पर आपके डेटा का लॉस हो गया। कितने डेटा का लॉस हुआ? 0.83। अब मुझे एक चीज बताओ, 0.83 की अगर बात की जाए तो 0.83 की वैल्यू है या नहीं है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपकी बात की जाए, आपने किसी कंपनी का इंटरव्यू दिया और उस कंपनी का इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया और आपको पैकेज मिला 4.83। मगर जब आपके डेटा की एंट्री, आपका जो पैकेज था उसकी एंट्री मान लो कंपनी के सॉफ्टवेयर में एंट्री हुई, तो उस केस में क्या हुआ? गलती से 4.83 का सिस्टम में एंट्री हो गई केवल 4। आप मुझे सोच के बताओ, क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे कि भैया ठीक है ना, 4.83 का केवल 4 तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है? 0.83 का नुकसान तो हुआ अपना। 0.83 मतलब मात्र 83,000 रुपए, 83,000 रुपीज। क्या ये एक्सेप्टेड है आपके लिए? नहीं। डन। तो सेम एज इट इज, अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो प्रोग्राम में भी किसी भी प्रकार का डेटा लॉस एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो सी लैंग्वेज में अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो और उसमें अगर कोई वैल्यू प्रॉपरली फिट नहीं बैठ रही है तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है? इंप्लिसिट कन्वर्जन कर देता है। इसी जगह पर अगर मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं तो जावा लैंग्वेज में जितने भी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं उन सारे डेटा टाइप्स का जो बिहेवियर है वो स्ट्रांगली डिफाइंड है। अब स्ट्रांगली डिफाइंड है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर जावा लैंग्वेज में आप किसी भी डेटा टाइप्स का यूज करोगे तो वो डेटा टाइप्स हर उस स्टेटमेंट को डिनाई कर देंगे जिस स्टेटमेंट में डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी होगी। रिमेंबर, जावा का पहला रूल ही यही है कि डेटा लॉस इज नॉट एक्सेप्टेबल। डन। तो जैसे मान लो आपने यही स्टेटमेंट लिख दिया होता किसके अंदर? जावा में। आपने स्टेटमेंट लिखा इंटीजर एक्स और एक्स की बात करें, एक्स की वैल्यू क्या असाइन करी? मान लीजिए आपने 29.83। डन। तो इस पर्टिकुलर केस में जावा आपको तुरंत क्या दे देगा? भाई साहब एरर। बोलेगा भाई साहब क्या कर रहे हो तुम? ये जो तुम स्टेटमेंट लिख रहे हो, इन स्टेटमेंट को देखा जाए तो यहां पर क्या हो सकता है? डेटा लॉस। और जावा डेटा लॉस को किसी भी केस में एक्सेप्ट नहीं करेगा। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पॉइंट प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। डन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्सक्लूसिव ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि हमने अभी क्रिएट करा है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस ऑफर के बारे में जानकारी नहीं चाहते हैं या फिर अगर आपको इस ऑफर के बारे में पहले से पता है तो आप इस वीडियो को 3.5 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं। मेरे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारा का सारा कंटेंट मैं खुद डिजाइन करता हूं। कंटेंट डिजाइन करना, उसकी स्क्रिप्टिंग करना, देन उसको रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, एक्सपोर्टिंग करना और इसके अलावा भी अदर बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो मुझे अकेले हैंडल करना होते हैं और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेटर कंटेंट डिजाइन कर पाए और इसी मोटिव को अचीव करने के लिए हमें यहां पर एक बेटर टीम की रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है जिसका यूज करके हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट डिजाइन कर पाएंगे। दैट्स वाई हम आप सभी के लिए यहां पर एक एक्सक्लूसिव फंड रेजिंग ऑफर लेकर आए हैं जिसमें कोड मंत्रा प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रीमियम कोर्सेज जिन्हें मैं डिजाइन करूंगा उन सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मात्र 10,000 रुपए में मिलेगा और जिनकी वैल्यू मोर देन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी कोर्सेज मैं डिजाइन करूंगा वो सारे के सारे कोर्सेज प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही होंगे जिसमें हम हर कंसेप्ट को इन डेप्थ कवर करेंगे जो कि आपके प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हर कोर्स में आपको असाइनमेंट शीट, मॉक टेस्ट, इंटरव्यूज क्वेश्चन सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे जो कि नॉर्मली आपको यूट्यूब पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ओनली प्योर लर्निंग। मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यह ऑफर केवल और केवल फर्स्ट 100 एनरोलमेंट्स के लिए है।
जिसमें आपको मात्र 10,000 में मेरे सारे के सारे प्रीमियम कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा और जिसकी वैलिडिटी नेक्स्ट 3 इयर्स तक होगी। और यहां पर फर्स्ट 50 यूजर्स की बात की जाए तो उनके लिए एक्स्ट्रा 30% का ऑफ अवेलेबल है। तो देर किस बात की, अगर आप चाहते हो कि आपको ये ऑफर लेना है या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इस ऑफर में हमें कितने कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। तो मैंने आपके सामने पूरी की पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है कि इतने मिनिमम कोर्सेज का एक्सेस हम आपको नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें से अभी करंटली बात की जाए तो C++, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, जावा वेब डेवलपमेंट और इसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट और साथ ही साथ पाइथन की बात करें तो पाइथन का जो मॉड्यूल है वो भी हमारा नेक्स्ट 15 डेज के अंदर लाइव हो जाएगा। तो इन सभी कोर्सेज की बात की जाए तो इन सभी कोर्सेज के प्रीमियम कंटेंट को आप आज से ही हमारे प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हो। बट अगर रिमेनिंग कंटेंट की बात की जाए जस्ट लाइक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, इसके अलावा जावा फुल स्टैक, मन फुल स्टैक और पाइथन फुल स्टैक, इन सभी मॉड्यूल्स की बात की जाए तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स अक्टूबर तक, मतलब दीपावली के पहले, ये सारे के सारे मॉड्यूल भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली लाइव हो जाएंगे और आप इन कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। और सारा का सारा कंटेंट प्लेसमेंट ओरिएंटेड होगा, इन डेप्थ विद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट और मेनी मोर थिंग्स। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं एआई मशीन लर्निंग और कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, इन सभी की बात करें तो इनसे रिलेटेड जो कोर्स हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर लाइव हो जाएंगे। मतलब आप उस कंटेंट को भी 1 साल के अंदर एक्सेस कर पाओगे। और इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 इयर्स की रहेगी। मतलब ध्यान रखना ये मिनिमम कोर्सेज हैं, इसके अलावा भी अगर कोई कोर्स आता है तो उसका एक्सेस भी आपको मिलेगा। बिकॉज ऑफ आप यहां पर केवल और केवल एक लर्नर नहीं हो, आप यहां पर एक इन्वेस्टर हो जो कि कोड मंत्रा प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में अपना एक सपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अब यहां पर कई स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो इंप्लिसिट कन्वर्जन वाले बिहेवियर है वो एग्जैक्टली एक मेजर प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है। चलो मान लिया कि भैया यहां पर क्या हुआ कि x के अंदर 29.83 मेरे 29 काय में चले गया, x के अंदर 0.83 क्या हो गया, लॉस। पहली बात तो जावा इसको अलाउड नहीं करेगा। मगर अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं इंप्लिसिट कन्वर्जन, तो इंप्लिसिट कन्वर्जन एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है और वो प्रॉब्लम है आपकी एम्बिग्यूटी। अब एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल पिलाता हूं, ध्यान देना प्लीज। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखा कुछ इस तरीके से, इंटीजर x, और x के अंदर आपने वैल्यू असाइन करी 29.83। डन, क्लियर। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ कि 29.83 कैसी वैल्यू है, इंटीजर, फ्लोट या डबल? जिन्हें प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल नहीं पता है मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो 29.83 है जिसे आप आज तक फ्लोट मानते हुए आए हो, ये फ्लोट नहीं है, डबल है, ध्यान रखना। तो 29.83 क्या कहलाएगा, डबल। अगर 29.83 को आप फ्लोट बोलना चाहते हो तो आपको इसके लास्ट में f लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। डन। तो जिन्होंने कोड मंत्रा का सी लैंग्वेज कंटेंट पढ़ रखा है उनको पता होगा कि लास्ट में आप f लगाओगे तो फ्लोट माना जाएगा, अदरवाइज क्या होता है कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू डबल मानी जाती है। डन। अब पॉइंट समझना ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, 29.83 कैसी वैल्यू है, डबल। और डबल वैल्यू किसको असाइन कर रहे हो आप, इंटीजर को। अब कंपाइलर बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको यहां पर कोई एरर नहीं मिलेगी। मतलब जो डबल वैल्यू है वो इंटीजर को असाइंड की जा सकती है और जो एक्स वेरिएबल उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका 29। बात खत्म, ठीक है। सेम इट इज, मान लीजिए कि आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा फ्लोट y, और y की बात की जाए तो y को आपने वैल्यू असाइन कर दी 29.83 अगेन। अब 29.83 कैसी वैल्यू है, डबल, और वो किसको असाइन कर रहे हैं अपन, y को, और y कैसा वेरिएबल है आपका, फ्लोट। डन। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो ये जो डबल वैल्यू है उस डबल वैल्यू को आप किसको असाइन कर रहे हो, फ्लोट वेरिएबल को। तो क्या डबल वैल्यू फ्लोट वेरिएबल को असाइन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई इशू नहीं आएगा। तो यहां पर आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। और 29.83 किसको असाइन हो जाएगा, y को, तो y के पास आ जाएगा 29.83। अब कई स्टूडेंट के माइंड में पॉइंट आएगा कि सर फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है,
तो आगे मैं आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, तो वहां पर मैं आपको डिटेल में क्लियर करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल। डन। बट एट द टाइम अगर बात की जाए तो आप इतना ध्यान रख लो कि डबल थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है और जो फ्लोट होता है वो डबल के कंपैरिजन में लेस एक्यूरेट होता है। डन। तो यहां पर डबल वैल्यू फ्लोट वेरिएबल को असाइन हो जाएगी और सी कंपाइलर आपको यहां पर कोई एरर नहीं देगा। डन। तो यहां पर क्या हुआ, डबल किसको असाइंड हो गया, इंटीजर को, कोई एरर नहीं है। डबल किसको असाइंड हो गया, फ्लोट को, कोई एरर नहीं है। बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ध्यान देना प्लीज। तो जैसे मान लो आप सभी की बात की जाए तो आप सभी ने सी में एक टॉपिक पढ़ रखा होगा और उस टॉपिक का नाम है फंक्शन। डन। और एक टॉपिक और पढ़ रखा होगा जिसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो मान लो कि आपने एक फंक्शन क्रिएट करा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल void xyz। डन। और इसमें इसका जो आर्ग्यूमेंट टाइप है वो आपने दे दिया, मान लीजिए इंटीजर p। बात खत्म। और देन आपने क्या करा, कोड लिख दिया, यहां पे जो भी कोड लिखना लिख दिया, बात खत्म। अब आपने एक और फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम भी क्या है, मान लीजिए void xyz। और आपने इसका आर्ग्यूमेंट टाइप दिया है फ्लोट n। डन। n किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। बात खत्म। अब मैंने यहां से एक फंक्शन कॉल करा, कौन सा वाला फंक्शन, xyz। आपको एक चीज पता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा इट्स ओके, कोई टेंशन की बात नहीं, अपन पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अब यहां पर आपने फंक्शन कॉल करा xyz और xyz को आपने वैल्यू पास करी 24.37। अब पॉइंट को ध्यान से समझना, ये जो xyz फंक्शन है, उस फंक्शन के दो वर्जन अवेलेबल हैं। पहला फंक्शन जो इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है, दूसरा फंक्शन जो फ्लोट आर्गुमेंट ले रहा है। और यहां पर अगर बात की जाए तो आपने क्या करा, आपने यहां पर xyz फंक्शन को कॉल किया और आपने यहां से वैल्यू पास कर दी है कैसी, डबल। ध्यान रखना 24.37 फ्लोट नहीं है, 24.37 डबल वैल्यू है। डन। तो ये वैल्यू कैसी हो गई आपकी, डबल। अब इस वैल्यू की अगर बात की जाए तो ये वैल्यू तो n वेरिएबल में भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि n कैसा वेरिएबल है, फ्लोट। और रूल क्या बोलता है, डबल वैल्यू फ्लोट को असाइंड हो सकती है। सेम एज इट इज, ये वाली वैल्यू इस p वेरिएबल के बाद भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि डबल वैल्यू इंटीजर को भी असाइंड हो सकती है। इस केस में आपका जो कंपाइलर है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, कि भैया वो ये वाले फंक्शन को कॉल करे या ये वाले फंक्शन को कॉल करे। दैट्स वाई ये जो आपका इंप्लिसिट कन्वर्जन वाला जो बिहेवियर है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस प्रॉब्लम का नाम क्या है आपका, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब क्या, डुप्लीकेसी। चलिए, तो जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है उस चीज को मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूं। तो जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर p। डन। या मान लीजिए इंटीजर a और इसकी आपने एक वैल्यू असाइन करी, मान लीजिए 45.78। अब मैं आपको माउस का कर्सर ले आके दिखाता हूं, देखिए प्लीज। यहां पर जैसे मैं माउस का कर्सर को यहां पर लेके गया तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि 45.78 इज ए डबल वैल्यू। डन। और डबल वैल्यू किसको असाइन हो रही है, इंटीजर वेरिएबल को। और ये स्टेटमेंट अगर मैं कंपाइल करूंगा तो मुझे यहां पर किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं देगा। रिमेंबर, तो मैंने यहां पे लिखा जीसीसी, प्रोग्राम का नाम क्या, pointer.cpp, कोड कंपाइल्ड प्रॉपर्ली। सेम एज इट इज, अगर मान लीजिए मैंने एक और स्टेटमेंट लिख दिया, फॉर एग्जांपल फ्लोट b इक्वल टू 45.78, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर्ली कंपाइल हो जाएगा, कोई इशू नहीं देगा। वैल्यू कैसी है, डबल, और जा किसमें रही है, बी के अंदर। बी कैसा वेरिएबल है, फ्लोट। तो अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी। डन। अब ये जो बिहेवियर है, पहली बात डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी है। यहां पर अगर 45.78 को भी अगर मैं बी में डाल रहा हूं तो यहां पर भी डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी क्या है उसको मैं जब फ्लोट और डबल को एक्सप्लेन करूंगा तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। डन। अब ध्यान देना प्लीज, यहां पे अगर इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इसको अगर मैं फंक्शन या दूसरे कंसेप्ट में इंप्लीमेंट करूं तो प्रॉब्लम क्या आएंगी, ध्यान देना प्लीज। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर एक फंक्शन क्रिएट करा, समथिंग void show, और इसका आर्गुमेंट टाइप दे दिया, मान लीजिए आपने इंटीजर x। डन। अब फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन के बारे में आपने ऑलरेडी सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है डोंट वरी, अपन इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने एक और फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसका नाम भी क्या दे दिया आपने, शो, और इसका जो टाइप है वो आपने दे दिया मान लीजिए फ्लोट y। बात खत्म। तो दो फंक्शन अवेलेबल है यहाँ पे,
एक फंक्शन है जिसका नाम है शो, और जो कैसा आर्गुमेंट ले रहा है इंटीजर। एक फंक्शन है शो जो कैसा आर्गुमेंट ले रहा है फ्लोट, और इसके अलावा आपका एक मेन फंक्शन अवेलेबल है। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर जो शो फंक्शन है जो इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है, तो मैंने उसके अंदर स्टेटमेंट लिख दिया वैल्यू ऑफ एक्स इन शो which have int argument done equal to percentile d and then comma x। क्लियर? मैं यहां पर x की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं। अभी आपको इन चीजों के बारे में सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये कंसेप्ट कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन टॉपिक आपको नहीं आता होगा तो हम आपको उसके लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे बाद में। डन? क्योंकि फंक्शन जावा प्रोग्रामिंग का बेस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात किया है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस कौन है? फंक्शन। फंक्शन अगर आपको नहीं आता तो आपको जावा प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल समझ में नहीं आएंगे। डन? चलिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया फ्लोट। डन? अब यहां पर हमारे पास दो फंक्शन अवेलेबल है, शो फंक्शन जो कैसा आर्गुमेंट ले रहा है इंटीजर, और शो फंक्शन जो कैसा आर्गुमेंट ले रहा है फ्लोट। ये टॉपिक भी अगर आपने सी प्लस पढ़ रखा है तो वहां पर आपने टॉपिक पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं मगर उनके आर्गुमेंट टाइप क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। डन? अब प्रॉब्लम क्या होगी ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर शो फंक्शन कॉल करा और शो फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड करी 123। डन? अब पॉइंट को ध्यान से समझना। अब यहां पर अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए, ये सी लैंग्वेज में कोड है, ध्यान रखना। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो यहां पर आपका प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा? आपका प्रोग्राम लॉजिकली अगर बात की जाए तो मेन से स्टार्ट होगा, देन उसके बाद शो फंक्शन कॉल होगा। अब शो फंक्शन दो है, एक ये रहा और एक ये रहा। अब आपने यहां पर वैल्यू क्या पहुंचाई है? यहां पर आपने वैल्यू पहुंचाई है 123, और 123 कैसी वैल्यू है? इंटीजर। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा, और क्या प्रिंट हो जाएगा? वैल्यू ऑफ एक्स इन शो विच आर्गुमेंट इंट, और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जो भी वैल्यू क्या है आपकी? 123। तो एक काम करते हैं, मैं इस कोड को एक बार कंपाइल और रन करता हूं। मैंने कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, आपका आउटपुट क्या आया? वैल्यू ऑफ एक्स इन शो फंक्शन विच आर्गुमेंटेड इंट, और यहां पर आउटपुट क्या दे दिया? 123। बात खत्म हो गई। बट प्रॉब्लम कहां पर आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं यहां पर कुछ चेंज करूंगा। तो मैंने यहां पर एक छोटा चेंज किया और मैंने यहां से पास कर दिया मान लीजिए 7.6। डन? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, देखो आपको यहां पर एरर दे रहा है सीधे सीधे, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। अगर मैं 7.6 की बात करूं तो 7.6 कैसी वैल्यू है? ये एक डबल वैल्यू है, और आपको एक बात पता है कि जो डबल वैल्यू वो फ्लोट को भी असाइन की जा सकती है, और जो डबल वैल्यू है वो इंटीजर को भी असाइन की जा सकती है। अब कंपाइलर यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया हमारे पास दो शो फंक्शन है, एक शो फंक्शन ये रहा, एक ये रहा। अब इस केस में वो यहां से यहां पर जाए या यहां से यहां पर जाए। डन? तो इस केस को अगर मैं कंपाइल करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपको यहां पर एक एरर देगा। डन? और यहां पर क्या हो गया? एम्बिग्यूअस। रिमेंबर, देखिए तो क्या बोल रहा है कि आपका जो कोड है वो एम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूअस मतलब क्या? जो डुप्लीकेट ही शो कर रहा है। कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि वो कहां जाए, वो इंटीजर के पास जाए या फ्लोट के पास जाए। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर इंप्लिसिट बिहेवियर होता है। ठीक है? इंप्लिसिट बिहेवियर कई जगह अच्छा होता है, कुछ जगहों पर बेकार होता है। उसको अपन डिस्कस करेंगे जब मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। मगर ये एक अकेला रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि जावा इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिमेंबर, अगर मैं सी लैंग्वेज से कंपेयर करूं तो जावा लैंग्वेज में ऐसे कई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि एक स्ट्रांग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे अगर आप सभी की बात की जाए तो आप सभी ने सी लैंग्वेज के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, उस टॉपिक का नाम क्या है? आपका अरे। डन? तो मान लीजिए कि आपने कोई अरे डिक्लेयर किया। अब अरे की बात की जाए तो आपने अगर अरे को पढ़ रखा है तो आप क्या बोलते हो कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। और अरे की अगर बात की जाए तो अरे की जो इंडेक्सिंग होती है उसकी शुरुआत कहां से होती है? अरे की इंडेक्सिंग की शुरुआत होती है 0 से। डन? अब मान लो कि आपने कोई अरे डिक्लेयर करा, इंटीजर x ऑफ 5। बात खत्म। क्या होगा? यहां पर आपके पास में 5 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी बनेगी। रिमेंबर, जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं सी लैंग्वेज के कंपैरिजन में दे रहा हूं, ध्यान रखना। डन? तो ये आपका एक अरे बन गया। कितने एलिमेंट का अरे बना हुआ? 5 एलिमेंट का, 0 1 2 3 और 4। बात खत्म। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में
आपको अगर यहां पर कोई डेटा स्टोर कराना है जीरो इंडेक्स पे, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल स्टेटमेंट लिख दोगे x ऑफ 0 इक्वल टू 23। डन, क्लियर। तो 23 कहां पर स्टोर हो जाएगा, इस जगह पे। अगर आपको यहां पर डेटा स्टोर कराना है तो आप क्या करोगे, आप यहां पर स्टेटमेंट लिख दोगे x ऑफ 3 इक्वल टू 87। तो जो 87 है वो यहां पर स्टोर हो जाएगा। जिन्होंने कोड मंत्रा का कंटेंट पढ़ रखा है तो उनको ये बात पता होगा कि यहां पर जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर हो रही है या थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो डिपेंड करती है कंसेप्ट के ऊपर जो होता है पॉइंटर्स, और यहां पर इंटरनली पॉइंटर कैलकुलेशन वर्क करते हैं। डन। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो प्लीज उसको पढ़ना, क्योंकि वो सी लैंग्वेज का पार्ट है और वहीं से आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि अरे का सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है। डन। तो चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, आपने स्टेटमेंट लिख दिया x ऑफ 3 इक्वल टू 87। डन। तो ये 87 यहां पर स्टोर हो जाएगा। अब पॉइंट को ध्यान समझना, अगर मान लीजिए मैंने सी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट लिख दिया x ऑफ 7 इक्वल टू 213। डन। अब ध्यान देना प्लीज, आपके इंडेक्स स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 0 से, खत्म कहां पर हो रहे हैं, 4 पर, क्योंकि आपको पता है कि अरे अगर 5 का है तो इंडेक्सिंग की शुरुआत 0 से होती है और कहां तक जाता है भैया, n-1 तक, बात खत्म। तो यहां पर आपके इंडेक्स 4 तक है, मगर आपने यहां पर जो वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करी है वो कहां पर जा रही है, x ऑफ 7 पर। डन। और x ऑफ 7 की अगर बात की जाए तो x ऑफ 7 नाम का कोई इंडेक्स तो है ही नहीं आपके पास। तो इस केस में आपको क्या मिलनी चाहिए भाई साहब, एरर। मगर सी कंपाइलर क्या बोलेगा, भाई साहब काहे की एरर, किस प्रकार की एरर, सी कंपाइलर आपको यहां पर कोई एरर नहीं देगा। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ कि अगर कंपाइलर यहां पर एरर नहीं देगा तो फिर क्या देगा। डन। एक चीज ध्यान रखना, आपका कोड प्रॉपरली रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, यहां पे 1% का इशू नहीं आएगा। डन। अब ये स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है या लूज बिहेवियर है, ये एक लूज बिहेवियर। आप खुद सोचो कि यहां पर नियम क्या बनाया कि इंडेक्सिंग कहां तक जाएगी, 4 तक, मगर आप वैल्यू कहां पर स्टोर कराने की कोशिश करो, 7th इंडेक्स पर, और ये स्टेटमेंट आपको एरर भी नहीं देगा, वैलिड हो जाएगा ये स्टेटमेंट। तो ये क्या है, ये लूज बिहेवियर है। मगर यही कंसेप्ट अगर आपने काय में अप्लाई किया होता, जावा में, अगर आपने जावा में कोई अरे क्रिएट करा होता और उस अरे में आप इंडेक्स के बाहर, इंडेक्स कहां तक है, चौथा इंडेक्स, और इंडेक्स के बाहर अगर आप वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करोगे तो जावा यहां पर आपको जनरेट करके देगा एक्सेप्शंस, और क्या बोलेगा कि भैया अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड। डन। मतलब क्या बोलेगा कि भैया तुम जहां पर डेटा स्टोर कराना चाह रहे हो वो उसकी बाउंड्री के बाहर जा रहा है। डन। तो यहां पर सी लैंग्वेज की बात की जाए तो आप वहां पर बाउंड्री के बाहर भी वैल्यू इंटर करा सकते हो, आपको एरर नहीं मिलेगी। मगर जावा की बात करो, जावा क्या बोलता है, भैया जो बाउंड्री हमने सेट करी है वही बाउंड्री वर्क करेगी, उसके बियॉन्ड तुम्हें वैल्यू इंटर नहीं करा सकते, और अगर तुमने वैल्यू इंटर कराने की कोशिश करी तो हम क्या देंगे तुमको, एरर। डन। और तुमको एरर लेना पड़ेगी। डन। तो यहां पर यही डिफरेंसेस हैं जो कि जावा को सी और सी प्लस प्लस या अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बिहेवियर देते हैं। डन। इसके अलावा और भी अलग अलग कंसेप्ट हैं जिसके वजह से जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको हर कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा कि ये कंसेप्ट कहां पर इंपॉर्टेंट है। डन। क्योंकि जावा इतनी आसान लैंग्वेज नहीं है जितना हम सोच लेते हैं, जावा कंसेप्चुअल लैंग्वेज है। और जब आप आगे बढ़ोगे जावा में अपना कैरियर बनाने के लिए तो जावा आपको हायर पैकेज क्यों देती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रांग बिहेवियर है वो हर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, और दैट्स व्हाई हम इस पूरी सीरीज में उस सारे स्ट्रांग बिहेवियर को कवर अप करेंगे जो कि जावा के बिहेवियर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। डन। क्योंकि मैक्सिमम केस में आप एक वर्ड तो बोल देते हो, व्हाट इज जावा, सर जावा इज अ स्ट्रांग बिहेवियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर जावा इज अ सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों है भैया, आपको यह पता है क्या उसका, नहीं। तो हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक छोटा सा आइडिया समझ में आया होगा। रिमेंबर, मैंने ये टॉपिक अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने केवल और केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है। डन। बट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जावा लैंग्वेज में अवेलेबल डेटा टाइप्स के बारे में और उनके बिहेवियर्स के बारे में। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर में जो मैंने बताया है उसका आइडिया समझ में आया होगा। डन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री राम। हम
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।